हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम हर चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर रहे हैं और उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है। आज की वीडियो में भी हम एक चैप्टर करेंगे और वो है आपका चैप्टर नंबर सिक्योरिटी, चैप्टर नेम सॉरी नॉट से नंबर, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले 3 टॉपिक्स को जानेंगे इस चैप्टर को, और उसके बाद इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले टर्म में आपके आए थे उनको देखेंगे। और साथ ही इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर कुछ आता है तो वो अलग तरीके से कैसे आ सकता है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप वीडियो को पूरा देखें ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एक और बात कि जो आपका ये चैप्टर है ना, ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है क्योंकि इसके अंदर जो सिक्योरिटी है उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए भी बनाया है, वैसे तो सबके लिए ही बनाया है, बट फिर भी इस चैप्टर को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको आज समझाने जा रहा हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर का जो नाम है आपका वो क्या है, सिक्योरिटी से ही जुड़ा हुआ है कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसमें सिक्योरिटी की मीनिंग आपको बतानी है। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है जो भी मानव के ऊपर खतरे हैं उनसे अपने आप की सुरक्षा करना ही क्या है, एक सिक्योरिटी है, ठीक है। तो सिक्योरिटी आपको समझ आएगी। सिक्योरिटी कितने भी टाइप की हो सकती है। आपको अपने देश के भीतर अगर कोई खतरा है तो उससे बचना सिक्योरिटी है। किसी दूसरे देश ने आपके ऊपर हमला कर दिया, वो उससे बचना आपकी सिक्योरिटी है। मान लीजिए किसी दूसरे देश ने भी हमला नहीं किया, आपके देश में भी किसी ने आपके ऊपर हमला नहीं किया, तो मान लीजिए कोई पैंडेमिक आ गया, कोविड-19 आ गया, जैसे कि आप सभी को पता होगा कोविड-19 एक तरीके से बहुत खतरनाक बीमारी थी, तो वो क्या था, वो भी आपका एक खतरा ही था। तो इन्हीं सभी चीजों को ना अलग अलग वे में हम डिफाइन करेंगे कि आखिर वो कौन से सोर्स में काउंट होंगी, क्योंकि सिक्योरिटी जो आपकी होती है अलग अलग टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिक्योरिटी के टाइप्स, ठीक है। चलिए एकदम इस चीज को तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले जानते हैं सिक्योरिटी को। तो देखिए, जो आपकी सिक्योरिटी है उसकी मीनिंग तो मैंने आपको बता दी कि सिक्योरिटी क्या है भाई, जो भी मानव के ऊपर खतरे हैं उससे हमारा बचना ही क्या है, सिक्योरिटी है। अब जो सिक्योरिटी होती है उसको हम 2 अलग अलग पार्ट में डिफाइन कर देते हैं। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल और एक होती है आपकी नॉन ट्रेडिशनल। देखिए यहां पर जो वर्ड आप देख रहे हैं, एक कौन सा लिखा मैंने, ट्रेडिशनल, और एक लिखा मैंने आपका नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक धारणा। क्या होता है? पारंपरिक धारणा, ठीक है। और इसका मतलब होता है गैर पारंपरिक धारणा। गैर पारंपरिक का मतलब क्या हो गया? अब देखिए, जब सिक्योरिटी यानी कि खतरा, खतरा कितने टाइप का, 2 टाइप का, या तो ट्रेडिशनल होगा और या तो नॉन ट्रेडिशनल होगा। ट्रेडिशनल का मतलब होता है ऐसे खतरे जो शुरू से आते जा रहे हैं। शुरू से मतलब जब से दुनिया स्टार्ट हुई है ना, तब से ही वो जो खतरे हैं वो एक तरीके से चलते ही जा रहे हैं, और ये मतलब समझिए कि काफी लंबे टाइम से हैं, और आपने ये खतरे ज्यादा सुने होंगे। एक तरीके से ट्रेडिशनल, ज्यादातर देशों पर ट्रेडिशनल खतरे ही आते हैं। एक टाइप होता है आपका नॉन ट्रेडिशनल। अब इसमें आप एक फोटो देखिए, यहां पर जब मैं ट्रेडिशनल को दिखा रहा हूं तो इसमें मैंने मिलिट्री का यूज किया है। किसका यूज किया है? मिलिट्री का, ठीक है। और मिलिट्री एक ऐसा खतरा है, मिलिट्री को मैं कैसे बता रहा हूं कि जब दूसरा देश किसी अन्य देश पर हमला कर दे तो ये क्या कहलाता है आपका, एक ट्रेडिशनल कहलाता है, ठीक है। और जो नॉन ट्रेडिशनल है, इसमें मैंने एक आतंकवादी समूह को दिखाया है, तो ये क्या है आपका नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल को आपको ऐसे भी समझ लेना है कि जो भी हमारे सामने न्यू थ्रेट है, कौन से थ्रेट है? न्यू, जो नए वाले होते हैं ना, जो भी नए खतरे बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोविड-19, वो नॉन ट्रेडिशनल है क्योंकि वो शुरू से नहीं था, वो एकदम अचानक से आ गया। टेररिज्म, टेररिज्म क्या आपका एकदम अचानक से आया हुआ है, तो वो क्या होगा आपका नॉन ट्रेडिशनल। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता है? ट्रेडिशनल में वही खतरे होते हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, क्या ये पहले नहीं होता था? बिल्कुल होता था। जब आप राज्यों में नहीं बटे हुए थे, देशों में नहीं बटे हुए थे, तो राजा महाराजा जब थे तो उस टाइम भी तो वो यही खतरा महसूस करते थे कि उनके राज्य पर किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया, है कि नहीं। लेकिन अगर मैंने बोला कोविड-19 या फिर मैंने बोला टेररिज्म, क्या उस टाइम था ये कोविड-19 टेररिज्म? नहीं था भाई। तो इसीलिए ये कौन सा थ्रेट हो जाएगा आपका? नॉन ट्रेडिशनल। समझे कहने का मतलब? तो नॉन ट्रेडिशनल को आपको न्यू थ्रेट के रूप में मानना है और ट्रेडिशनल को जो चलता आ रहा है। अब यही जो ट्रेडिशनल है इसमें भी 2 एक तरीके से डिपार्टमेंट है। पहला वाला कौन सा है भाई? पहला वाला ट्रेडिशनल खतरा क्या है कि एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है कि जो देश होता है, जो देश होता है उस देश के भीतर ही दिक्कतें चलती हैं। जैसे कि मान लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूं मैं बांग्लादेश का।
उस बांग्लादेश देश में क्या हुआ था, वहां पर शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया। क्या किया गया, वहां की सरकार को गिरा दिया गया। और वो देश के भीतर ही हुआ ना, किसी दूसरे देश ने थोड़ी किया, वो तो देश के लोगों ने किया। तो वो खतरा क्या कहलाएगा आपका, एक इंटरनल खतरा कहलाएगा। अब सरकार गिराने का मतलब यहां पर आपको समझना है कि वहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ गई। ठीक है, क्या स्थिति आ गई, गृह युद्ध की। तो उसको हम कहेंगे इंटरनल, कि देश के भीतर में ही क्या हुआ कि जो लोग थे वो लड़ गए, कट गए, मर गए, या फिर जो भी हो। खैर, एक्सटर्नल में क्या है भाई, एक्सटर्नल का मतलब हो जाएगा आपका कि जो आपका एक देश है, कौन सा वाला, रशिया। रशिया की लड़ाई किससे चल रही है, यूक्रेन से चल रही है। अब जब यूक्रेन से चल रही है तो ये कौन सा खतरा होगा, एक्सटर्नल, क्योंकि ये बाहरी खतरा है। दो देश बाहर से आके लड़े ना एक तरीके से, मतलब रशिया ने उस देश पर अटैक किया, तो ये बाहर से खतरा आया। और इंटरनल वाले में क्या था, जो देश के भीतर ही दिक्कतें चलती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत में मान लीजिए कोई दंगा वगैरह हो गया, तो वो एक इंटरनल थ्रेट है आपके लिए। समझ आ गया आपको। तो सिक्योरिटी को कितने भागों में बांटा हमने, सबसे पहले ट्रेडिशनल में और नॉन ट्रेडिशनल में। और ट्रेडिशनल के कितने पार्ट हैं आपके, एक है इंटरनल और एक है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, इसको और बारीकी से जानेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो आपका ट्रेडिशनल खतरा है, कौन सा, ट्रेडिशनल खतरा जो है वो कितने टाइप का है। तो अभी मैंने बताया आपको कौन कौन सा है भाई, एक तो भाई आपका एक्सटर्नल है और एक आपका इंटरनल है। इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछ लेगा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है आपकी, उसी के ये दो जो विभाग हैं इनको डिफाइन करो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपका कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आए तो आपको एक तरफ ये और एक तरफ ये ऐसे करके, मतलब बीच में लाइन डाल करके आपको कंपेयर करना है, ताकि उसको आसानी से समझा जा सके कि आखिर जो कंपेयर किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मेन थ्रेट क्या होता है भाई एक्सटर्नल सिक्योरिटी में। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी में जो मेन थ्रेट होता है वो मिलिट्री का होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि दूसरा देश आपके ऊपर हमला करता है। लेकिन वही अगर इंटरनल में हम मेन थ्रेट देखें तो क्या होता है कि देश के भीतर ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं, जब देश के भीतर ही लोग कहें कि हमें इस देश में नहीं रहना है, हमें एक अलग देश चाहिए। जैसे कि आपको पता है पंजाब में एक आंदोलन चलता है, या फिर आंदोलन नहीं, वहां पर एक समर्थक हैं जो खालिस्तानी समर्थक एक तरीके से, ठीक है, पंजाब के मतलब जो ग्रुप है उसके अंदर, और बहुत सारे बाहर से भी लोग जो हैं इस चीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ठीक है, जो क्या चाहता है कि पंजाब से अलग निकलना। तो ये तो भारत के लिए खतरा है ना, और ये जो खतरा है वो किसका है, वो एक इंटरनल है। ठीक है, तो एक्सटर्नल का मेन आपको समझ आ गया मिलिट्री, इंटरनल का मेन क्या हो गया भाई सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो कि देश के भीतर चलते हैं। दूसरा रिस्क क्या क्या है, तो एक्सटर्नल वाले में रिस्क सबसे बड़ा होता है कि आपके देश की सवर्निटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो होती है वो खतरे में आ जाती है। क्योंकि आप जो देश आपने बनाया, वो जो आप आजाद थे, आप जो संप्रभु देश थे, क्या अब आप वो रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। जब एक्सटर्नल खतरा आपके देश पर आता है ना, जब कोई देश आपके ऊपर हमला करता है, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप हारे तो ये सब चीजों से आप हाथ धो बैठेंगे। जैसे कि मान लीजिए यूक्रेन है, अगर यूक्रेन पूरी तरीके से हार गया तो रशिया उसके ऊपर अपना कब्जा बना लेगा ना, तो एक्सटर्नल में ही तो है वो। ठीक है, और वही देखे इंटरनल में से सबसे मेन खतरा क्या है, तो सबसे मेन खतरा होता है कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो अगर बढ़ गया तो उससे इंस्टेबिलिटी आती है देश के भीतर। देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है, देश आपका अस्थिर हो सकता है, देश का विकास नहीं हो सकता, देश में लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता ही रहेगा। तो इसका ये मेन रिस्क है। अगला रिस्पॉन्स क्या है इसका, मतलब कि अगर आपके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेट आया तो उसका रिस्पॉन्स आप क्या करेंगे, या तो भाई आप सरेंडर कर दो और या तो आप उससे लड़ो, यही एक तरीका है, डिफेंस करो आप। और इसका क्या है भाई, इसका ये है कि जो वहां की सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या करेगी, उसको टैकल करेगी। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब है यहाँ पर जो उस देश की पावरफुल गवर्नमेंट है, वो पावरफुल गवर्नमेंट उस जो जन आंदोलन चल रहा है या फिर मान लीजिए विद्रोह चल रहा है उसको रोकेगी। एक और एग्जांपल सबसे बढ़िया वो है आपका मणिपुर का। किसका, मणिपुर में यही हालात बन रखे हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर संघर्ष चल रहा है एक तरीके से, यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो भारत में ट्रेडिशनल खतरा अभी कौन सा है, ट्रेडिशनल में इंटरनल वाला मणिपुर। ठीक है, और आप इस बात को देखेंगे न्यूज के जरिए भी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इसको ऊपर नजर बनाए हुए रखी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, चलिए
कंसर्न फॉर न्यू नेशन, जो नए देश हैं उनके लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी कैसे कंसर्न है। तो सबसे पहले क्या है कि उनको अगर इससे बचना है तो भाई उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पावर करनी पड़ेगी। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब आपके देश के पास, मान लो जो आपके बगल वाला देश है जो आपके ऊपर हमला करना चाहता है, उसके पास जितने भी परमाणु हथियार है आपके पास भी उतने होने चाहिए एक तरीके से, है ना। तो ये सब जो चीजें होती हैं उससे क्या होता है कि आप जो है ना, इससे चिंता का ये विषय है काफी ज्यादा कि आपके पास ये है या नहीं है, या फिर आपने उस देश से अलायंस बना रखा है कि नहीं बना रखा है, तो ये चीज है। और अगर हम इसकी बात करें इंटरनल के लिए चिंता का विषय क्या है, तो इसमें वही है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना बढ़ जाए और सेपरेटिस्ट जो एक्शन हो रहे हैं एक तरीके से वो हमारे देश में ना हो, वरना आपका देश क्या हो सकता है, वो टूट सकता है। खैर, ये हो गया आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी और ये हो गया आपका इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्या है भाई, अगला हम करेंगे जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है और जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, अब उसको डिफाइन करेंगे। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने ट्रेडिशनल के ही दो भागों को जाना था। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है जिसमें सीधा सीधा पूछ लेगा भाई कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बताओ और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बताओ, तो इनके बीच में भी मतलब क्या आता है, डिफरेंशिएट आता है। ठीक है, इस चैप्टर में से ये जो दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आते ही आते हैं। अगर इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल हमेशा आपको समझ आना चाहिए। और अब बात करते हैं ट्रेडिशनल की और नॉन ट्रेडिशनल की। चलो भाई, तो ट्रेडिशनल क्या है भाई आपका, ट्रेडिशनल का जो मेन फोकस होता है वो होता है अपने देश को बचाने का, क्योंकि ट्रेडिशनल में खतरा क्या होता है, आपके दूसरे देश हमला करता है ना एक तरीके से, लेकिन वही नॉन ट्रेडिशनल में हमारे पास खतरा क्या होता है, हमारे ऊपर खतरा होता है कि आपके ऊपर किसी देश तो हमला करता नहीं है, आतंकवाद का हमला हो गया, कोविड-19 आ गया, कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तो इन सब से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जनता को, ह्यूमैनिटी को, ये सब क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल का जो मेन फोकस होता है वो देश को बचाने का होता है और नॉन ट्रेडिशनल का जो मेन फोकस होता है वो लोगों को बचाने का होता है, मानवता को बचाने का होता है। ठीक है, चलिए दूसरा स्कोप देखें इसका। तो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है आपकी, एक तरीके से ये नेशनल बॉर्डर्स और सवर्निटी को एक तरीके से क्या करती है, बचाती है। यही वाले खतरे आते हैं ना कि उसकी संप्रभुता ना चली जाए एक तरीके से। और अगर हम नॉन ट्रेडिशनल की बात करें तो इसके पास कौन से चैनल आते हैं, वो आते हैं हेल्थ से जुड़े हुए, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए। हेल्थ में आपका कोई बीमारी आ गई और एनवायरनमेंट में आप सभी को पता है कि हमारे देश में, पूरे विश्व में क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है वो खराब हो रही थी धीरे धीरे, है ना, उसमें छिद्र हो गया था जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो सीधा धरती पर आ जाएंगी और हमारे को कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर कह सकते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है जो कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, क्योंकि नई बीमारी है ना, ये पहले थोड़ी हुआ करती थी। पहले तो ओजोन लेयर आपका बहुत बढ़िया रहता था, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हमने पॉल्यूशन इतना ज्यादा कर दिया, प्लास्टिक हमने इतना जला दिया, पेड़ पौधे इतने कम कर दिए कि ओजोन लेयर को आपने काफी ज्यादा क्षति पहुंचा दी। खैर चलिए थ्रेट की बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल का जो थ्रेट होता है सबसे मेन क्या होता है, वॉर्स का और मिलिट्री अटैक का। ठीक है, और अगर हम नॉन ट्रेडिशनल की बात करें कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो डिजास्टर्स, डिजीज और क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अभी बताया मैंने आपको, एनवायरनमेंट वाला, जिसको आप O3 यानी कि ओजोन लेयर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गोल, इनका लक्ष्य क्या है। इनका सबसे मेन लक्ष्य जो होता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का वो होता है डिफेंस का, यानी कि अपने आप को बचाने का, और जो भी आपकी टेरिटोरियल है जो भी है उसको आप सेफ रखें, उसको आप बचा करके रखें। जैसे कि यूक्रेन जो है अपने देश के जो भी क्षेत्र हैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, और किससे लड़ रहा है, रसिया से लड़ रहा है, और रशिया भी हार नहीं मान रहा, तो ये ट्रेडिशनल में काउंट हो रहा है। ठीक है, और वही अगर हम गोल देखें किसका, नॉन ट्रेडिशनल का, तो इसमें क्या है, वेल बीइंग एंड सर्वाइव ऑफ पीपल। इसमें आप एक बात ध्यान दीजिए कि सब कुछ हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, ये केवल और केवल पीपल पर हो रहा है, यानी कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जो खतरा है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, जो नई वाली चीजें हैं, और ये सबके लिए हैं। ये ऐसा नहीं है केवल इंडिया के लिए है या पाकिस्तान के लिए, ऐसा नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के लिए है। एग्जाम्पल के लिए कोविड कहां फैला था, पूरे के पूरे विश्व में फैला था, जो कि नॉन ट्रेडिशनल है। लेकिन ट्रेडिशनल में रशिया यूक्रेन, इसका इफेक्ट किस पे है, उन देशों पर सबसे ज्यादा है जो लड़ रहे हैं अभी। खैर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी कि ट्रेडिशनल वाले में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कंट्री की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें कैसे उससे
टैकल करना है, कैसे अपने आप को बचाना है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो भाई जाहिर सी बात है कि यूक्रेन को अपने आप ही लड़ना पड़ेगा, रशिया को अपने आप ही लड़ना पड़ेगा। हालांकि देश जो होते हैं अलायंस में रहते हैं तो देश उनको सपोर्ट कर देते हैं, बट आप रियलिटी चेक करोगे ना तो लड़ तो वही रहे हैं, कौन? रशिया वाले और यूक्रेन वाले। खैर, अब एग्जाम्पल की बात करें हम इसकी, तो वॉर्स और मिलिट्री अलायंस। तो वॉर्स तो आपको समझ आ गया होगा, मिलिट्री अलायंस देशों को बचाने के लिए जो खतरों से होते हैं वो आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई आपका नॉन ट्रेडिशनल का? पैंडेमिक और नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। अप्रोच की हम बात करें तो इसमें क्या, हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं? तो हम अपने लिए क्या बनाते हैं? मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ताकि ट्रेडिशनल खतरों को हम क्या कर सके? खत्म कर सके, उससे अपने आप को सिक्योर कर पाए, उससे हम अपने आप को बचा पाए। और नॉन ट्रेडिशनल में क्या करना पड़ता है? आप सभी को मिलकर के काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा खतरा है जो सभी देशों पर मंडराया। कोविड आया तो इसमें क्या हुआ भाई? इसमें सब देशों को दिक्कत आई तो सबने मिलकर के क्या बनाई? वैक्सीन बनाई भाई। बनाई कि नहीं बनाई? मैं बार बार कोविड का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? मैं कोविड का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप जो अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम के जो स्टूडेंट हैं वो कोविड को भली भांति जानते हैं। बाकी किसी भी बीमारी का आपको नाम बताऊं, आपको पता नहीं होगा, मतलब चांसेस ज्यादा है कि नहीं पता हो सकता है आपको पता भी हो। जैसे कि मान लो मैं अगर बोल दूं इबोला वायरस, अगर आपको पता है तो मुझे बताइए कि इबोला वायरस जो था वो किस देश में आया था। चलिए आउटकम्स देखते हैं भाई। तो इसका आउटकम्स क्या है कि इससे जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बनी रहती है, और इसका आउटकम्स क्या है कि जो ह्यूमन की सिक्योरिटी है वो बनी रहती है और उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बीच का डिफरेंस। ओके, चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, यानी कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उससे बचने के लिए देशों ने कौन कौन से मतलब चीजें कर रखी हैं, कैसे वो आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है भाई कि मतलब समझ आ गया ना आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, जैसे कि मान लीजिए कोई देश किसी पर हमला कर देता है ना, तो उस चीज से बचने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं सभी देशों ने मिल करके। सबसे पहला क्या है भाई कि लेजिटिमेट यूज ऑफ वॉर। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, यानी कि हम वॉर कब करेंगे? जो सच में मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो। ऐसा नहीं है कि मतलब मन किया भाई आपने परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया, मन किया आपने बढ़िया से आपने जो एटम बम बना था उसका इस्तेमाल कर दिया, ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से बचने का सबसे मतलब हमें तो करना है कि लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए पहली बात तो, और अगर हो भी जाती है तो आपको जो वॉर करनी है वो लेजिटिमेट होनी चाहिए, मतलब कि सेल्फ डिफेंस के लिए करिए। जो जेनोसाइड्स होते हैं उसको रोकने के लिए करिए। जेनोसाइड्स पता नहीं क्या होता है? जेनोसाइड्स का मतलब समझ लीजिए आप नरसंहार, या फिर बहुत बड़ी मात्रा में जब लोग मर जाएं एक तरीके से, उसको आप कह सकते हैं। तो ऐसी जब स्थिति बन जाती है ना तब आप भले ही वॉर करें उनको बचाने के लिए। ओके, दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है कि सभी देशों ने मिलकर के कुछ चीजें तय कर रखी हैं कि भाई आने वाले टाइम में वॉर वगैरह ना हो और ऐसी कोई दिक्कत ना हो मानव जाति पर। तो सबसे पहले उन्होंने कर रखा है डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट क्या होता है भाई? डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि जो भी ऐसे वेपन्स बने हैं जो काफी ज्यादा मानव को क्षति पहुंचा सकते हैं उनको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर ने किया था, उनके बीच में संधि हुई थी, और ऐसे बहुत सारे देशों ने भी किया था ये संधि कि भाई ऐसे हमें हथियार ही नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि मान लो कल को युद्ध हुआ, मान लो एक दफा हो ही गया, गलती से मान लो हो ही गया, अब आपके पास तो हथियार है, आप यूज कर दोगे गुस्से में आकर के। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर हमने एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रखी है, भाई एक काम करो भाई हथियार ही नहीं बनाते हैं। मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं है, तो यहां पर क्षति पहुंचने की जो संभावना है वो बहुत कम होगी ना। और वही एक तरफ मानिए कि दोनों के पास बंदूकें हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि लड़ाई करते टाइम वो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो वही आपको यहां पर समझना है कि देशों ने क्या कर रखा है, अपनी सिक्योरिटी को कॉपरेट करने के लिए, कॉपरेशन लाने के लिए, यानी कि इसको मिलकर के सॉल्व करने के लिए कर रखा है डिसआर्मामेंट को अप्लाई कर रखा है। दूसरा क्या है भाई, आर्म्स कंट्रोल। देशों को रेगुलेट करना कि भाई आप वेपन्स नहीं बनाएंगे, अगर आप बनाते हैं तो आपके साथ जो भी है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे देशों को ना सहायता मिलती है कुछ देशों के जरिए पैसे वगैरह की, और अगर वो देश उसकी बात नहीं मानते तो वो देश मना कर देते हैं। तो इसके जरिए क्या है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि भाई आप हथियार मत बनाओ। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया का नाम। नॉर्थ कोरिया जो है बढ़िया से बढ़िया हथियार बनाता है और जो दूसरे देश हैं वो उसको मना करते हैं।
फिर भी वो नहीं मानता है ना, जैसे कि यूएसए उसको मना करता है फिर भी वो नहीं मानता। तो इसके जरिए इसके में क्या करा गया कि उसके साथ बहुत सारे भेदभाव किया जाता है, उसको जो भी सहायता दी जानी होती है वो नहीं दी जाती है ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब क्या है, जब देश जो होते हैं ना आपस में मिल करके किसी चीज को सॉल्व करें, जब देश आपस में मिल करके किसी चीज को सॉल्व करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए ताकि आपस में लड़ाई ही ना हो, उसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसको हम क्या समझेंगे, जो देश किसी देश का सब, जैसे कि मान लो रशिया का सबसे बढ़िया दोस्त कौन है, इंडिया है, तो इन देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़िया है। मुझे भी नहीं लगता और मैं भी नहीं हो खैर कि इनके बीच में कोई हमला देखने को मिले। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से आपस में मिलकर के चीजों को सॉल्व करते हैं। कोई भी बातचीत बन गई, मान लो खराब हो गई, तो उसको बैठ करके समझ करके सॉल्व करना, एक दूसरे पर भरोसा करना, वही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। खैर बात करते हैं अब इंडिया की, कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है। भारत ने अपने आप को बचाने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का खतरा हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, ट्रेडिशनल का, या फिर मान लो नॉन ट्रेडिशनल हो, तो इसके लिए 4 तरीके अपना रखे इंडिया ने। सबसे पहला क्या कर रखा भाई, अपने यहाँ पर मिलिट्री को काफी ज्यादा एक तरीके से स्ट्रेंथ दे रखी है। काफी ज्यादा हमारी जो मिलिट्री है भारत की वो बहुत ज्यादा मजबूत है, ताकतवर है। दूसरा कि भारत क्या करता है, इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको बोलता है या फिर उनके ऊपर दबाव बनाता है कि आप जो है बढ़िया से बढ़िया नियम लाइए, दूसरे देशों पर दबाव बनाइए कि वो गलत तरीके से किसी देश पर हमला वगैरह ना करें, ताकि हमारे ऊपर भी दिक्कत ना आए ना। ठीक है। तीसरा क्या करता है कि जो भी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करता है। भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं ना जहां पर बहुत ज्यादा एक तरीके से मानिए दिक्कतें आई, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया आपका, पंजाब का मैं नाम ले रहा हूं, मणिपुर का नाम ले रहा हूं, ये सब क्या है, ये भारत के ट्रेडिशनल के इंटरनल थ्रेट हैं जिसको भारत सॉल्व करता है। इसके अलावा भारत अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़िया रखता है कि उसके सामने किसी भी प्रकार की दिक्कत ना है, ना गरीबी की दिक्कत है, ना भुखमरी की दिक्कत है। ठीक है, तो भारत की ये स्ट्रेटेजी है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स में पूछा जाता है कि भारत की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप ये 4 को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गए भाई आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। एक और बात, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और ये जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाया, अगर आपको इसकी नीड है तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ठीक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन होकर के पॉलिटिकल साइंस टॉपिक्स को टिक करें और उसके अंदर ज्वाइन हो जाएं और वहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ मिलता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए भाई, तो पहले कुछ चीजें जान लीजिए। पहले तो ये है कुछ शॉर्ट वर्ड हैं जो कि एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय BWC। तो BWC क्या होता है भाई आपका बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन, ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, स्टार्ट क्या है भाई स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये ट्रीटी है, कौन सी ट्रीटी, मैंने अभी बताया था ना कि वो लोग आर्म्स कंट्रोल करते हैं, तो ये एक ट्रीटी ऐसी है ना कि दूसरे देशों पर क्या करेंगे आप, उनसे साइन करवाएंगे ताकि वो बड़ी हथियार वगैरह ना बना सके, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए। ठीक है। एनपीटी क्या है, ये भी वही है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एक बात ध्यान दे देना, यहां पर 3 वर्ड है बट यहां लिखा कितने हैं, 4। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT। ओके। सॉल्ट भी वही है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी। सार्स ये एक वायरस है, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे कोविड वाली आपको पता होगा वैसे ये सार्स भी एक बीमारी थी जो कि काफी फैली थी। CBM क्या है, CBM अभी बताया मैंने आपको, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स मेजर। और NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये NIEO क्या है भाई, जो भी नव विकसित देश थे उनकी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए एक ऑर्डर लेकर के आया गया था, एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी ताकि उनको सस्ते दामों पर टेक्नोलॉजी मिले, वो वेस्टर्न मार्केट में अपना सामान बेच सकें, और वही था आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और लास्ट IMF है जो कि पिछले चैप्टर में मैंने कराया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। खैर अब आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो कि 2023-24 के एग्जाम में आया था क्वेश्चन पेपर में CBSE के। इसमें कहता है डेट एंश्योर दैट राइवल डू नॉट गो टू वॉर थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो आपको एंश्योर करती है कि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो वॉर के लिए नहीं जाएगा, तो वो है आपका
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये होती है कि जब दो देश आपस में काफी बढ़िया से चीजों को समझते हैं ना और बहुत बढ़िया तरीके से दोस्ती निभाते हैं, तो मान लो उनके मन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, मिसकंसेप्शन आ गया, तो ये नहीं कि सीधा वॉर कर लेंगे, वो उस चीज को समझेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या साइन कर रखा भाई? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग समझ रखा अपने देशों को, और बहुत बढ़िया तरीके से उसको बिल्ड कर रखा है कि हम जो देश हैं दोनों, वो काफी अच्छे से रहते हैं, हम दोनों पे विश्वास है कि भाई आप मेरे ऊपर कुछ गलत करोगे ही नहीं और मैं भी आपके ऊपर कुछ गलत नहीं करूंगा। तो ऐसी स्थिति में वॉर बहुत कम होती है, चांसेस ही कम होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर डी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हाईलाइट एनी वन सिक्योरिटी चैलेंज फेस बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ये सीबीएसई के पेपर में आया था 2019 में। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशिया और अफ्रीका के जो न्यूली इंडिपेंडेंट देश हैं उनके सामने क्या खतरा है? तो उनके सामने बहुत सारे खतरे हैं। पहली बात तो वो आजाद हुए हैं, तो उनको पहला खतरा तो यही है कि उनको ऊपर दोबारा से गुलाम ना बना लिया जाए, कोई दूसरा देश आकर के उनको तुरंत हमला वगैरह करके गुलाम ना बना ले। और दूसरा खतरा क्या हो सकता है? टेररिज्म का उस पर खतरा हो सकता है, ठीक है, किसी बीमारी का खतरा हो सकता है। तो आप ऐसे कुछ भी इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका ये ड्राइंग, ठीक है, जो कि कार्टून आता है इस चैप्टर से। तो इस कार्टून को समझते हैं सबसे पहले। ये कार्टून में आपको दिख रहा होगा, ये है आपका पिजन जो कि व्हाइट कलर में दिखाया जा रहा है, और ये है आपका एक सोल्जर, ठीक है। एक और बात, जब भी आप सोल्जर को देखें, ठीक है, तो आप समझ जाइए अगर ये है सैनिक है तो वो ट्रेडिशनल खतरे से जुड़ा हुआ ही सवाल है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल में ही मिलिट्री का यूज होता है, ओके, नॉन ट्रेडिशनल में बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए पहला सवाल, पहला पूछ रहा आपकी व्हाट डज द कार्टून रिवील? रिवील क्या कर रहा है? रिवील तो यही कर रहा भाई कि जो ये सोल्जर है वो इस पिजन के जरिए पीस कीपिंग की सहायता, मतलब तैयारी कर रहा है, मतलब जो कहीं पर दिक्कत वगैरह चल रही है तो वहां पर शांति को फैलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब शांति वहां लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि व्हाट डू द पिजन एंड सोल्जर इन द कार्टून इंडिकेट? तो पिजन क्या इंडिकेट कर रहा है? पिजन इंडिकेट कर रहा है पीस का, और जो आपका कौन है सोल्जर है वो एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा है पीस कीपिंग ऑपरेशन का, कि भाई मैं जो हूं पीस कीपिंग ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि वहां पर वॉर के लिए जा रहा हूं, वहां पर दो युद्ध पहले से ही चल रहे हैं, तो मेरी जो सेना है उस वॉर को रोकने जा रही है या फिर जो घायल हो गए हैं उनको बचाने जा रही है। तो ये पीस कीपिंग पॉलिसी होती है। और विच नोशन ऑफ सिक्योरिटी इंडिकेट इन कार्टून? आ गया ना नोशन, नोशन मतलब धारणा। तो ये क्या है आपका सैनिक दिख रहा है आपको, तो नॉर्मल सी बात है, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ये ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। और ये जो करा जा रहा है ये यूएन द्वारा किया जा रहा है, मतलब पीस कीपिंग जो करी जा रही है ना, पीस कीपिंग ऑपरेशन, वो यूएन द्वारा करी जा रही है। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है ना कि यूएन क्या करता है, जब देशों में युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो यूएन भी अपनी एक बढ़िया सी सेना बनाता है और उस सेना का इस्तेमाल पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए करता है, वो मारने के लिए नहीं करता है, वो ध्यान रखता है इस बात का कि आम जनता को हमारे इस पीस कीपिंग ऑपरेशन से दिक्कत ना पहुंचे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, तो डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। देखिए भाई ये क्वेश्चन आ गया आपका 2015 के एग्जाम में आया था, हालांकि इस बार के एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं इसने कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आ गया आपका ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ कि रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स क्या होते हैं। देखिए रिफ्यूजीज और माइग्रेंट दोनों के दोनों जो होते हैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। रिफ्यूजीज किसको हम कहते हैं? रिफ्यूजीज उसको कहते हैं, रिफ्यूजी मतलब होता है आपका शरणार्थी। क्या होता है? शरणार्थी। तो रिफ्यूजीज का मतलब होता है कि जब किसी देश में तख्ता पलट हो जाए, उस देश पर कोई और हमला कर दे या कोई देश उसके ऊपर कब्जा कर ले, ठीक है, या फिर वहां की जो सरकार है उसको कोई ग्रुप उसको आकर के हटा दे, और ऐसी स्थिति में मान लीजिए वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो वो बहुत सारे जो लोग होते हैं ना उस देश को छोड़ करके चले जाते हैं, हमेशा के लिए ही चले जाते हैं। और जब वहां वो जाते हैं उनको भी नहीं पता होता कि हम वहां क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, जो भी हो, खैर तो वो जो आपका होता है वो क्या बन जाते हैं? वो रिफ्यूजीज बन जाते हैं, ठीक है। एक वर्ड है आपका माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स कौन होते हैं भाई? माइग्रेंट्स भी वही होते हैं जो देश को छोड़ के जाते हैं, लेकिन माइग्रेंट्स में जो मीनिंग है वो ये है कि माइग्रेंट्स किसी चीज की तलाश में जाते हैं, ठीक है, किसी चीज की तलाश में, मतलब कि मान लीजिए बढ़िया एजुकेशन की तलाश में जाएंगे, बढ़िया जॉब की तलाश में जाएंगे, लेकिन रिफ्यूजीज के सामने तो कुछ बचता ही नहीं है ना भाई, उनको तो वही करना है एक तरीके से। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझेंगे यहाँ पर अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ, वहां की सरकार को हटाया एक तरीके से, तो वहां पर कौन आ गया? तालिबान आ गया, तालिबान की सरकार बन गई। तो बहुत सारे जो लोग थे अफगानिस्तान को छोड़ करके मिडिल ईस्ट की कंट्री की तरफ गए, पाकिस्तान की तरफ गए, और जब वो गए तो वो क्या बन गए? वो रिफ्यूजीज बन गए, ठीक है।
तो ये हो गया आपका सॉरी हाँ 15th क्वेश्चन है क्या आपका ये, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरनल और एक्सटर्नल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, ये वही क्वेश्चन आ गया आपका फिर से, इंटरनल और एक्सटर्नल नोशन ऑफ सिक्योरिटी सीबीएसई 2015। ये बहुत बार क्वेश्चन, ये पिछले कुछ टाइम से चैप्टर आ भी नहीं रहा था, खैर तो काफी पुराना क्वेश्चन हो गया आपका ये, लेकिन इस बार के एग्जाम में आपका ये आ सकता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका टेररिज्म एज न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी, तो ये आपका नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है और ये आज के टाइम पर बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। और नीचे वाला क्वेश्चन भी उसी से जुड़ा हुआ है जो कि 2023 में आया था आपका, कि एक्सप्लेन टेररिज्म एज अ न्यू थ्रेट टू दी सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल। तो देखिए टेररिज्म जो आपका होता है वो सही बात है कि एक न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है ही, ठीक है। इसमें आतंकवादी समूह होते हैं जो कि आपके देश पर या फिर किसी ऐसी जगह पर हमला करते हैं जहां पर बहुत सारी जो जनता होती है, ठीक है। इसके 2 एग्जाम्पल समझे तो आप सभी को पता है, आप सभी भारत में रहते हैं, तो हमारे पास एक मुंबई में होटल हुआ करता था ताज होटल, उसके ऊपर एक बार हमला हुआ था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 26/11, ठीक है, 26/11, ठीक है। ध्यान रखिए कि 26 और 11 का मतलब यहाँ पर 26 नवंबर है, 26 नवंबर। और अगर मैं बात करता हूं 9/11 घटना की, 9/11 कहां हुआ था भाई, ये हुआ था आपके अमेरिका में, कहां पर, अमेरिका में, तो वहां पर 11 सितंबर के हिसाब से आपको रखना है, वहां पर डेट और ये थोड़ा अलग है, तो 9/11 की घटना कहते हैं वैसे। तो ये जो 2 हमले आपने सुने, एक तो आपके यूएसए में हुआ था, ठीक है, 9/11 घटना जिसको हम कहते हैं, और एक भारत में हुआ था 26/11, दोनों में डिफरेंस है, डेट का ध्यान रखें, 9 का मतलब यूएसए में डेट नहीं है, वहां पर वो मंथ है, ठीक है, और 11 तारीख है, और भारत में 26/11 का मतलब 26 डेट है और 11वां मंथ है। ये जो 2 हमले हुए थे, इन दोनों ही हमलों में ये टेररिज्म का ही हाथ था, ठीक है, आतंकवादी समूह का हाथ था, और इन आतंकवादियों ने एक तरीके से बहुत सारे लोगों को मार दिया था। और ये तो समझिए आप कि भारत में जो ये हमला जब हुआ था इस होटल में, तो वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे उनको अंधाधुंध गोलियां वो चला रहे थे, वो आतंकवादी, बहुत सारे लोग मारे गए। और जो अमेरिका वाला हुआ, उस अमेरिका में भी क्या हुआ था, कम से कम 3-3.5 हजार लोग मारे गए थे, ये बहुत बड़ा हमला था अमेरिका के ऊपर, ठीक है। खैर, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ, हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गई इस चैप्टर की, ठीक है। और इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस चैप्टर की और इस बुक की, और जो हमारी सीरीज़ है वो चलती ही रहेगी। तो मैं चाहूँगा आप जुड़े रहें और अपने साथी जो दोस्त हैं उनको भी ये चीज़ शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, अलग चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।